नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है क्लोज टेस्ट को, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। एक्चुअली में 12/9/2019 को जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था, एग्जाम तो ये 2018 का था, लेकिन 12 सितंबर 2019 को इस डेट में जो एग्जाम लिया गया था, उस एग्जाम में क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट आपके सामने है। देखिए, क्लोज टेस्ट दिया जाता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करने के लिए। ये जो क्लोज टेस्ट में ब्लैंक आपको फिल करने होते हैं, ये ग्रामर के आधार पर हो सकते हैं, वोकैबुलरी के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लोज टेस्ट देकर एग्जामिनर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक करना चाहता है। मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपने उसको समझा कितना, और आप इन ब्लैंक्स को उस समझ के आधार पर फिल कर सकते हैं या नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन को या क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, मतलब रीडिंग के साथ साथ समझना भी, किसी इंफॉर्मेशन को पढ़कर समझना कि क्या कहा जा रहा है, ये स्किल्स होनी जरूरी है। ग्रामर आपकी हेल्प कर सकती है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको शब्दों के मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे सामने है। 10 ब्लैंक हमें दिए गए हैं जो हमें फिल करने हैं अपनी ग्रामर की समझ के आधार पर, अपनी वोकैबुलरी की समझ के आधार पर, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आधार पर। पहला ब्लैंक दिया हुआ है 196, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमें। हंटर गैदरर कल्चर वाज गैदर का मतलब होता है टू कलेक्ट। हंटर का मतलब तो पता ही है, जो हंट करता हो। Hunter-gatherer culture was the way of life for early humans until around 11,000 to 12,000 years ago. The lifestyle of hunter-gatherers was blank दिया गया है, on hunting animals and foraging for food. देखिए, ये जो वाज यहाँ पर लगाया गया है, हमें देखना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो यहाँ पर मेन वर्ब आनी चाहिए, और ये मेन वर्ब या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब हो सकती है। अगर इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो उसके बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है आपका कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको बेस्ड, बेसिंग, बेस और बेसिस, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बेस का मीनिंग क्या हो जाता है। देखिए, बेस का मीनिंग आपको पता ही है, कोई भी आधार, कोई भी फाउंडेशन को बेस कहा जा सकता है। ये जो वर्ड है, ये नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है, दोनों ही फंक्शन में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको बेस्ड, बेसिंग, बेस और बेसन। देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूं। वाज के साथ अगर अगर वाज को आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं तो उसके साथ जो मेन वर्ब आती है, या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आ सकती है या थर्ड फॉर्म में आ सकती है। और बेस ना तो आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म है, ना ही थर्ड फॉर्म है, तो इसको वर्ब के फंक्शन में तो कंसीडर किया नहीं जा सकता। अगर तीसरे ऑप्शन को कंसीडर करोगे तो बेस को यहाँ पर नाउन के फंक्शन में ही लेना पड़ेगा। फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि सर, वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई और उसके बाद यहाँ पर बेस नाउन लग गया। अगर बेस को नाउन मानकर आपने यहाँ पर लगा दिया, ये 196 में यहाँ पर ब्लैंक में बेस लगा दिया, तो आपने क्या कह दिया कि जो लाइफ स्टाइल था वही बेस था। मीनिंग अपसर्ड हो गया ना। जिस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का मतलब ही यही है कि जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की गई है पैसेज के द्वारा या फिर इस सेंटेंस के द्वारा, क्या आप उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन बना है कॉम्प्रिहेंड वर्ड से। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। तो अगर आपने इसको बेस को वर्ब तो कंसीडर कर नहीं सकते, नाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। लिंकिंग वर्ब, वाज को लिंकिंग वर्ब कंसीडर करके बेस को नाउन मानकर यहाँ पर लगा दिया, तो आप क्या कह रहे हैं, लाइफ स्टाइल ही बेस है। ये मीनिंग अपसर्ड हो जाएगा। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा नहीं गया, इसको हटा दो। बेसिस, अब या तो आप इसको कहो कि वर्ब की एसईआईएस फॉर्म लिखी है,
या फिर कहो कि प्लूरल नाउन बना दिया हमने। अब इसको नाउन बनाने वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। भाई जब बेस को नाउन नहीं बना सकते तो बेसिस को भी नहीं बना सकते, एक ही मीनिंग होगा जो कि अपसर्ड हो रहा है, तो नाउन के फंक्शन में नहीं होगा ये। ऐसी आई एस होम वास के साथ आती नहीं है किसी भी तरीके से। तो ले देके दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, बेस्ड और बेसिक। अब देखिए जो बेसिक है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अभी भी यहाँ पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये हो सकता है कि सर इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को मैं मेन वर्ब कंसीडर करके लगाऊं यहाँ, या फिर मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करके लगाऊं। बच्चा प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए मेन वर्ब में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर एक ही है। जब आप अगर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के फंक्शन में आएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग ऑन नेचर के एक्शन को रिफर करते हैं। गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है, एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगा। तो आप इसको चाहे यहाँ पर मेन वर्ब कंसीडर करके लगा दो, या चाहे इसको आप लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मानकर लगा दो। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि बेसिंग लगाने के बाद मीनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्टिव मीनिंग कन्वे, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रही है और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है। एक्टिव मीनिंग कन्वे करने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है यानी कि एक्शन कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो क्या लाइफ स्टाइल इस बेस का डूअर है? लाइफ स्टाइल ने किसी को बेस किया है, और ये क्या ये कंटिन्यूटी में ये काम हो रहा था? ऐसा नहीं है, ये मीनिंग भी अपसर्ड हो जाएगा। सही मीनिंग देगा आपको बेस्ड। अब बेस्ड को जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर की जा सकती है, सेकंड फॉर्म का तो यहाँ पे चांस ही नहीं है क्योंकि वाज लिखी हुई है। बेस्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर की जा सकती है, इस थर्ड फॉर्म में भी आपको दो तरह की चीजें जो है, दो तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती है। जो जो मेरे स्टूडेंट है या जो इस तरह से सोचकर समझकर इंग्लिश को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में दो तरह की बातें आ सकती हैं कि सर अगर मैं इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब कंसीडर करूं, मतलब मैं कहूं कि वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर का हूं, तो क्या दिक्कत है आपको? फिर एक स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैं मेन वर्ब कंसीडर ना करके पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करूं। पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग तो पैसिव मीनिंग को ही कन्वे करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। स्ट्रक्चर वही रहती है लेकिन थोड़ा सा उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव मीनिंग को ही कन्वे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका फंक्शन चेंज हो जाता है या एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाते हैं। तो सर अब मैं इसको मेन वर्ब कंसीडर करूं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करूं, या मैं कहूं कि इस बार ये वाला जो वाज है लिंकिंग वर्ब है और ये वाला जो बेस्ड मैं यहां पर लगाऊंगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करूं। बच्चा देखो, हालांकि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग ही कन्वे करते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का जो बेसिक नेचर है या जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पैसिव मीनिंग को कन्वे करना नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, किसी भी एडजेक्टिव का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक मूल उद्देश्य है, वो है किसी स्टेट को बताना, किसी कंडीशन को रिफर करना, किसी नाउन की कोई अवस्था बताना, उसकी कोई विशेषता बताना। इसीलिए तो उसको एडजेक्टिव कहा जा रहा है, एडजेक्टिव के फंक्शन में कहा जा रहा है। तो इसी चीज को पकड़ो यहाँ पे। अगर आप इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि इस बेस्ड को मेन वर्ब मानकर यहाँ लगाओगे तो आप ये कहोगे कि सर वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब, बी की फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने बेस्ड, और ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर। और पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब की पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्शन डन बाय समबडी एल्स, यानी कि किसी के द्वारा ये एक्शन किया गया होगा, किसी और के द्वारा, सब्जेक्ट के अलावा कोई और होगा जिसके द्वारा ये एक्शन किया गया होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा है
कि जिसने ये एक्शन किया होगा, क्या इस एक्शन का कोई डूअर होगा? क्या उनका उनका जो लाइफ स्टाइल था, पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लो, द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर्स वाज बेस्ड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड फॉरेजिंग फॉर फूड। फॉरेज का मीनिंग मैं भी बता दूंगा। तो क्या इसका कोई डूअर होगा? उनके लाइफ स्टाइल को क्या किसी और ने बेस किया होगा इस पर? नहीं, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसका कोई डूअर होगा, जिसका कोई और डूअर होगा। तो इसको पैसिव स्ट्रक्चर मानना सिमेंटिकली गलत हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, सेंसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। इसको आप कहेंगे कि सर ये है लिंकिंग वर्ब, और बेस्ड हो गया एडजेक्टिव उनकी स्टेट को बताने के लिए, लाइफ स्टाइल की स्टेट को बताने के लिए कि वो किस पर बेस्ड था। आगे वो किस पर बेस्ड था उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन लगाया है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। बताने को कोई स्टूडेंट इतना दिमाग ना लगाना चाहे, सीधे सीधे वो लगा सकता है 196 का फर्स्ट, लेकिन दिमाग लगाने का अलग ही मजा है। दिमाग लगा भी वो सकते हैं जिनके अंदर दिमाग लगाने की, सोचने समझने की योग्यता आ गई है, डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर बाज बेस्ड ऑन हंटिंग एनिमल्स, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट जो कि जीरेंड है, और चूंकि जीरेंड भी एक वर्ब है, तो वर्ब है वो ट्रांजिटिव नेचर की, इसलिए उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये जो वाज बेस्ड है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो बी है यानी कि बाज, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेस्ड, इसको मैं कहूंगा पास्ट पार्टिसिपल। स्टेट बता रही है, उसकी अवस्था बता रही है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, FORAGE। फॉरेस्ट का मतलब होता है टू गो फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड। फूड के लिए या ऐसी चीजों के लिए जो आपके इस्तेमाल में आ सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, घूमते फिरते रहना, कहीं पे भोजन मिल जाए, कहीं पे कोई काम की चीज मिल जाए, फॉरेज करना होता है। ये हो गया 196। 197 पर चल लेते हैं। क्या लिखा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन जो ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है वो सब्जेक्ट, वो डोमेन जहां पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो गया वो पर्सन जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, समझते हैं कि इस टाइम के लोगों का जो व्यवहार था वो कैसा था। तो हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में जानने समझने की बात की जा रही है। ये सब काम कौन करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। डिस्कवर्ड यहाँ पर मेन वर्ब लगी है, और मेन वर्ब भी लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑप्शन दिए है हमें हैव, हैज, हैड और हैविंग। चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको तो हटा दो, हैज को, और हैविंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये मेन वर्ब के फंक्शन में लगी है, ये भी हटा दो। ये मेन वर्ब तो हमने लगा दी ना, अब हमें चाहिए हेल्पिंग। ऑप्शन बचे हमारे पास दो, हैव और हैड। हैव बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन, हैड बताएगा पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट के टाइम में कंप्लीशन। अब पूरे सेंटेंस को पढ़कर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो है सेंटेंस का टाइम क्या है। क्या कहीं कोई एडवर्ब टाइम लगा हो, या फिर कंटेक्स्ट से पता चल जाए, ठीक है, मीनिंग से अंदाजा हो जाए कि किस टाइम में सेंटेंस को ले जाना है, उस टाइम के हिसाब से हमारा वर्ब का टेंस होगा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो भी आएगी। डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, यहाँ कोई ब्लैंक होगा, आगे चलते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज, ब्लैंक है यहाँ पर, कोई आएगा यहाँ पर ऑप्शन, एज बैक एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ एज, यहाँ कोई ब्लैंक, बैक एज 2 मिलियन ईयर्स एगो।
ये जो 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात की गई है, ये एज यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अभी इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से समझाऊंगा जब इस वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। एज यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है 2 मिलियन ईयर्स एगो एक ऑब्जेक्ट, ये जो एडवर्ब टाइम लगा हुआ है, क्या ये डिस्कवर के लिए लगा हुआ है? क्या 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब हुआ 20 लाख साल पहले? क्या 20 लाख साल पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया था? क्या 20 लाख पहले ये डिस्कवर करना पॉसिबल था कि हम साइंटिफिकली, टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस थे, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतने एडवांस थे कि उन्होंने ये सब डिस्कवर कर लिया था? इसका मतलब ये जो एडवर्ब टाइम लगा हुआ है, ये डिस्कवर के लिए नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस प्रैक्टिस के लिए कि ये जो हंटर गैदरर की प्रैक्टिस थी ये कब की थी। इट मींस इस एडवर्ब टाइम पर तो मत जाना, ये एडवर्ब टाइम डिस्कवर के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो पास्ट के किसी भी टाइम का मेंशन नहीं, पास्ट का एक टाइम दिया हुआ है लेकिन वो लगा है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एगो का मतलब हो जाता है बिफोर नाउ, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, इस एडवर्ब टाइम से कंफ्यूज मत हो जाना। इट मींस अगर पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, पास्ट के पॉइंट में किसी कंप्लीशन का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो आप दिखाओगे प्रेजेंट का कंप्लीशन, हैव डिस्कवर्ड। क्योंकि प्रेजेंट के कंप्लीशन, प्रेजेंट के पॉइंट पर जो कंप्लीशन होता है वो एक ऐसा कंप्लीशन होता है जिसमें टाइम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर प्रेजेंट का पॉइंट क्या है, प्रेजेंट का टाइम क्या है? जिस समय आपने किसी सेंटेंस को कहा या किसी सेंटेंस को लिखा या किसी से कहा, रिपोर्ट किया, वही टाइम तो प्रेजेंट का है। उससे पहले का टाइम सारा पास्ट का, उसके बाद का सारा फ्यूचर का। तो जिस समय आपने किसी सेंटेंस को कहा, वो समय आप उस सेंटेंस में लिखेंगे थोड़ी, ज्यादा से ज्यादा नाउ लिख देंगे, रिसेंटली लिख देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी टाइम मेंशन नहीं होता है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है। 197 का फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर। आगे देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, हंटर गैदरर कल्चर, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, एक ब्लैंक दिया गया है जिसमें हमें 4 प्रीपोजिशन में से उठाकर एक रखना है, विद, फ्रॉम, बाय, टू। देखिए बाय, सबसे पहले विद की बात कर लेते हैं। विद का मतलब होता है हैविंग या अकम्पनीइंग। जब आप प्रीपोजिशन लगाते हो ना किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सेंटेंस में, तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखा करो। पहली बात तो प्रीपोजिशन का फंक्शन है किसी नाउन, अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। तो आपको 2 चीजें ये ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन किसे जोड़ रहा है और सेंटेंस के किस भाग से जोड़ रहा है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है और उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किस भाग से प्रीपोजिशन जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो भी प्रीपोजिशन आएगा, वो प्रीपोजिशन इस मॉडर्न ह्यूमंस को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ रहा है, और किस भाग से जोड़ रहा है? हंटर गैदरर से जोड़ रहा है, हंटर गैदरर कल्चर। तो ऐसा प्रीपोजिशन लगाओ यहाँ पर, मतलब ये द प्रैक्टिस ऑफ, पूरा का पूरा जो है द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, इससे जोड़ा जा रहा है मॉडर्न ह्यूमंस को। तो कोई ऐसा प्रीपोजिशन लगाओ जो सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली स्ट्रक्चर में फिट हो जाए। अगर आप यहाँ पर विद लगाते हैं तो विद का मतलब है हैविंग या अकम्पनिंग। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर हैविंग मॉडर्न ह्यूमंस, मतलब हंटर गैदरर की जो प्रैक्टिस थी उन्होंने हैव कर रखा था मॉडर्न ह्यूमंस को, या वो अकम्पनी में थे, एक साथ थे। वो प्रैक्टिस एक अलग चीज है, मॉडर्न ह्यूमंस एक अलग चीज है। मॉडर्न ह्यूमंस की प्रैक्टिस थी। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन होता तो सही होता, लेकिन ऑफ दिया नहीं है ऑप्शन में, विद तो आएगा नहीं। देखिए फ्रॉम रिफर करता है किसी सोर्स को, किसी सोर्स को या ओरिजिन पॉइंट को या स्टार्टिंग पॉइंट को कह दो। अब वो सोर्स या ओरिजिन पॉइंट प्लेस का भी हो सकता है, स्पेस में हो सकता है। जैसे मैंने एक लाइन खींची,
तो इस लाइन का ओरिजिन पॉइंट था ये, तो मैं फ्रॉम कहां से कहां तक गया, इस पॉइंट से यहां तक गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो फ्रॉम किसी ओरिजिन को या सोर्स पॉइंट को या स्टार्टिंग पॉइंट को रिफर करता है। अगर मैं यहां पर फ्रॉम लगा दूं, अगर मैं यहां पर फ्रॉम लगा दूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो सोर्स है। क्या ये प्रैक्टिस का ओरिजिन था? क्या प्रैक्टिस कोई कोई यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है क्या? मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर से प्रैक्टिस निकल के आ रही है और ये फैल गई? ऐसा नहीं है, मीनिंग अपसर्ड हो जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन भी नहीं आएगा। टू प्रीपोजिशन रिफर करता है फाइनल पॉइंट को, जैसे कि सो फ्रॉम प्रीपोजिशन स्टार्टिंग पॉइंट को रिफर करता है, सोर्स को रिफर करता है, ओरिजिन को। उसी प्रकार से टू प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन को, लास्ट पॉइंट को, एंड पॉइंट को रिफर करता है। तो क्या ये मॉडर्न ह्यूमंस एंड पॉइंट है? क्या यहाँ पर प्रैक्टिस की कोई मूवमेंट हो रही है कि प्रैक्टिस कहीं से आई और मॉडर्न ह्यूमंस में आके समा गई और ये एंड पॉइंट थी? ऐसा भी मीनिंग नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन हमें लगाना पड़ेगा। बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए। आप जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो बाय प्रीपोजिशन लगाकर ही तो डूअर को लिखते हो। जो सब्जेक्ट था वो एक्टिव में डूअर भी था, लेकिन जब वो सब्जेक्ट हटाया तो अब उसे लिखना तो पड़ेगा, तो बाय प्रीपोजिशन लगाकर उसको लास्ट में सेंटेंस के लिख दिया जाता है, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए। तो यहाँ पर हमें बाय प्रीपोजिशन लगा देना है, और बाय प्रीपोजिशन लगाकर हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस थी हंटर गैदरर कल्चर की, इसके डूअर थे मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस, जिनको ब्रैकेट में लिखा गया है। बाय प्रीपोजिशन डूअर को रिफर करता है और वो यहाँ पर सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली फिट हो जाएगा। 198 का थर्ड। आगे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ठीक है, एक बार पूरा दोबारा से सेंटेंस पढ़ लेता हूं मैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर बाय मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग as far back as distant back as near back as further। देखिए यहां पर ये एक as लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है back, और ये जो as है, ये वाला जो as है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये जो back है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, भाई टाइम को तो रिफर करने की बात की जा रही है। और ये वाला जो as है ये लगा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एज को एडवर्ब डिग्री के रूप में यूज कर ले आता है जब हमें किसी डिग्री की कंपैरिजन करनी हो। एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, एज रिच एज हर फ्रेंड। तो यहां पर हम ये जो सिमिली सिमिली बोलते हैं इनको, जैसे मैंने लिखा एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, सिमिली इनको कहा जाता है। तो ये वाला जो एज होता है ये एडवर्ब होता है, और ये एडवर्ब लगाया गया है इस ब्यूटीफुल की डिग्री को कंपेयर करने के लिए इस वाले नाउन से, और इस वाले एज को मैं कहूंगा प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लग गया, और ये जो एज है एडवर्ब डिग्री, इसको लगाया जाता है कंपैरिजन को रिफर करने के लिए। तो कंपैरिजन किया जा रहा है इस ब्यूटीफुल की डिग्री का हर मदर की ब्यूटी की डिग्री से। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है बैक, जो कि एडवर्ब टाइम है। टाइम में पीछे के टाइम को रिफर करने के लिए बैक लिखा गया है, पास्ट के टाइम को रिफर करने के लिए, और फिर उस बैक की कंपैरिजन की गई है 2 मिलियन ईयर्स एगो से, और प्रीपोजिशन लगा दिया उस कंपैरिजन को रिफर करने के लिए एज के रूप में। तो यहाँ ब्लैंक में कोई ऐसा वर्ड आना है जो कि एडवर्ब के फंक्शन में हो, क्योंकि हमें इस बैक एडवर्ब को मॉडिफाई भी तो करना है उस वर्ड से। तो यहां पर कोई ऐसा वर्ड आना है जो कि एडवर्ब के फंक्शन में हो और जो मीनिंग को भी कन्वे कर सके। डिस्टेंट एडजेक्टिव है, एडवर्ब होता है डिस्टेंटली। ठीक है, एडजेक्टिव तो आएगा ही नहीं। नियर एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब होता है नियरली। फादर एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी हो जाता है।
अब कहने की बात यह है कि ये जो फार है ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा। फार की ही कंपेरिजन, फार की ही कंपेरेटिव डिग्री है फार्दर, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में लगाना चाहिए और कंपेरेटिव डिग्री में। देखिए कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए तो हमने एज एडवर्ब को लगा दिया, अब उसकी ईआर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तो बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सिमिली में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है, आप इसको एज मोर ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल लिखने का मतलब हो जाता है कि जिसको भी ये एट्रीब्यूट दिया गया है वो हर मदर से ज्यादा ब्यूटीफुल है। और एज लगाकर हम कह रहे हैं कि वो सिमिलर है, कंपैरिजन तो हम एज लगाकर भी कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, एक समानता दिखा रहे हैं। और मोर ब्यूटीफुल अगर हम लगा देते, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लगा देते, तो उसका मतलब हम कह देते कि ये वाले जो सब्जेक्ट है ये ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कभी भी सिमिली में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखी जाती है, पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है। तो फार्दर तो आने से गया, नियर भी नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा फार। अब फार का मतलब होता है डिस्टेंट इन टाइम और स्पेस, स्पेस में या टाइम में दूर को फार कह देते हैं। तो ये जो बैक है जिसको एडवर्ब टाइम कह रहा हूं मैं, इसी में एक डिस्टेंट पॉइंट को रिफर करने के लिए हमने फार लगाया एडवर्ब के फंक्शन में। और कितना फार ये बताने के लिए इस फार बैक फ्रेज की, इस बैक वर्ड की कंपैरिजन करने के लिए हमने एक और प्रीपोजिशन लगाया एज, और 2 मिलियन ईयर्स अगो से कंपैरिजन कर दी। ये स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर लिखना है फार। अच्छा ये मैं खोल खोल कर आपको इसलिए समझा रहा हूं कि स्ट्रक्चर जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, अपने कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें। 199 का हो जाएगा फर्स्ट, 200 बिफोर द आर्टिकल लगा है, सही लगा है क्योंकि आगे वो प्रीपोजिशन लगाकर उस नाउन को फर्दर मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर कोई नाउन आएगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल लगा है, और नाउन दिया ऑप्शन में आपको 4, डिपेंडेंस, एक्सपीरियंस, इमरजेंस, डिपार्चर। ये देखने के लिए कि कौन सा वाला नाउन आएगा हमें पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि कई बार आपको ये 2-4 वर्ड देख के ही समझ में आ जाए कि ये वाला वर्ड यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आएगा इस ब्लैंक में। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्शन हमें लगाना है वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे, तो हमें 2-4 सेंटेंस आगे पीछे के पढ़ने पड़ सकते हैं। बिफोर द ब्लैंक ऑफ हंटर गैदरर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स दैट प्रीडेटर्स लेफ्ट, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर। क्या मैं लगा दूं डिपेंडेंस यहाँ पर? डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस का मतलब होता है द स्टेट और फैक्ट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन समवन और समथिंग। कोई पर्सन या कोई भी थिंग या कोई भी कल्चर या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अगर किसी पर्सन पर या किसी थिंग पर डिपेंड करता है तो उसके डिपेंड होने के फैक्ट को या स्टेट को डिपेंडेंस कह देंगे कि यार इसकी तो इस पर डिपेंडेंस है। तो बिफोर द डिपेंडेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, एक एक वर्ड रख के देख लो ना, बिफोर द डिपेंडेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, मतलब हंटर गैदरर कल्चर की क्या कोई डिपेंडेंस थी कि किसी पर? अपसर्ड मीनिंग आ रहा है, मीनिंगफुल ही नहीं है स्ट्रक्चर। अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन, अब देखो अर्लियर ग्रुप्स, इनको बोला जा रहा था अर्ली ह्यूमंस। अब अर्लियर ग्रुप से उन ह्यूमंस को रिफर किया जा रहा है या उन क्रिएचर्स को रिफर किया जा रहा है जो हंटर गैदरर से पहले वाले थे, उनकी बात की जा रही है। इनको तो अर्ली ह्यूमंस बोला गया, यहाँ पर इनको, ठीक है, हंटर गैदरर जिनको बोला जा रहा है उनको अर्ली ह्यूमंस बोला जा रहा है। तो अर्लियर ग्रुप्स इनसे पहले वाले थे। अब ये वाली बात अगर आपने डिपेंडेंस लिख दिया है यहाँ पर, बिफोर द डिपेंडेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा मीनिंग नहीं निकल के आ जाएगा कि अर्लियर ग्रुप्स की डिपेंडेंस थी हंटर गैदरर कल्चर पर, उससे पहले की बात की जा रही है, तो मीनिंगफुल ही नहीं रहा ये। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है?
एक्सपीरियंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज और एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम डूइंग, सीइंग और फीलिंग। किसी काम को करके, किसी काम को देख कर जो आप नॉलेज एक्वायर कर लेते हो, जो आप नॉलेज क्रिएट कर लेते हो, जो आप स्किल्स डेवलप कर लेते हो अपने अंदर, वो सारी प्रोसेस क्या होती है, वो जो आप कर रहे हो वो होती है एक्सपीरियंस। तो क्या बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल? ये भी बिल्कुल अटपटी सी बात हो गई। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि अर्लियर ग्रुप्स जो है हंटर गैदरर कल्चर के एक्सपीरियंस से पहले कुछ किया करते थे। ये भी मीनिंगफुल नहीं है भाई। हंटर गैदरर कल्चर जो था ये तो अर्ली ह्यूमंस का था, और ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये अर्लियर ग्रुप्स के बारे में लिखा गया है, इनसे पहले के जो लोग थे। तो ये एक्सपीरियंस वाली बात भी यहां पर जमेगी नहीं। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब हो गया द मूवमेंट, द मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग, अवे फ्रॉम समथिंग। बिफोर द डिपार्चर ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, मतलब अगर इस पॉइंट पर, टाइम के इस पॉइंट पर हंटर गैदरर कल्चर का डिपार्चर हुआ, तो इससे पहले अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। देखिए ये मीनिंग बड़ा अपसेट सा निकल के आ रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो अर्लियर ग्रुप्स थे ये हंटर गैदरर कल्चर पे, हंटर गैदरर कल्चर इन्हीं का था कि इसके डिपार्चर से पहले कुछ इन्होंने किया। हंटर गैदरर कल्चर अलग लोगों का था, तो ये भी नहीं। यहां पर वर्ड आना चाहिए इमरजेंस। इमरजेंस क्यों आना चाहिए, इसके मीनिंग को जरा समझ लेते हैं। इमर्ज का मतलब, इमर्ज जो वर्ब है इसका मतलब होता है टू अपीयर। इमरजेंस का मतलब हो जाएगा द स्टेट और फैक्ट और एक्शन ऑफ अपीयरिंग। कोई चीज सामने आने के स्टेट इफेक्ट को हम इमरजेंस कह देंगे। तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि टाइम का ये टाइम लाइन है हमारी, और इस टाइम पे इमरजेंस हुई हंटर गैदरर कल्चर की। जो अर्ली ह्यूमंस थे हंटर गैदरर कल्चर को फॉलो करने लग गए कि हंट करो, जानवरों को मारो, उनको कलेक्ट करो, खाओ पियो ऐश करो। तो इस पॉइंट पर अगर इमरजेंस हुई, इस पॉइंट पर अगर हंटर गैदरर कल्चर इमर्ज हुआ, इससे पहले अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, अर्लियर ग्रुप्स क्या करते थे, वो किसी और प्रैक्टिस पर डिपेंड थे। रिलाई का मतलब है डिपेंड, डिपेंड, डिपेंडेड ऑन, ठीक है। बेस्ड ऑन, रिलाइड ऑन, डिपेंडेंट ऑन, अपॉन, इस तरह की स्ट्रक्चर लिखी जाती है। तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि हंटर गैदरर कल्चर का जो इमरजेंस हुआ, जो अपीयरेंस हुई, उससे पहले के समय में अर्लियर ग्रुप्स किसी और प्रैक्टिस पर डिपेंड करते थे। तो यहां पर मीनिंग के हिसाब से आ जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है। शब्दों के मीनिंग जान लेना ही काफी नहीं है, और इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कैसे फिट करना है अपने ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ये प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी, ये स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो बिफोर द इमरजेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल। द आ जाएगा यहाँ पर। पहली बात तो प्रैक्टिस कोई ऐसी चीज नहीं है जो काउंटेबल हो, एन हटा दो, ए हटा दो, वन हटा दो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज लिखी गई है प्रैक्टिस को मॉडिफाई करने के लिए लिखी गई है। प्रैक्टिस हो गया इस टाइम पे डेफिनिट, किसी एक स्पेसिफिक डेफिनिट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले लगा दोगे द आर्टिकल। इसका वेंजिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ, 202 में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग। देखिए स्कैवेंज का मतलब होता है, इमेज में आपको भी दिखाऊंगा बड़ी बेहतरीन सी इसकी। स्कैवेंज का दो मीनिंग, दो मुख्य मीनिंग निकल के आते हैं।
ये वर्ब है हमारी। इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है। स्कवेंज का एक मतलब है टू फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड डिकेइंग एनिमल्स। आपने कुछ कुछ क्रिएचर्स को, कुछ जीवों को देखा होगा कि वो डेड डिकेइंग, जो एनिमल्स मर गए हैं उनके मांस को खाकर वो जिंदा रहते हैं, उनके मांस को खाकर वो फीड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गिद्ध, जहां भी देख लेंगे कुछ मरा पड़ा हुआ है वहीं पे वो आके लिपट जाएंगे, खाने लगेंगे। जैसे कि ये जो यहाँ पर कोई भी जानवर पड़ा हुआ, जिसका जानवर का मरा हुआ मरे हुए जानवर का मांस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये किसी और वजह से मरा होगा। हो सकता है किसी किसी और एनिमल ने इसको हंट किया हो, लेकिन ये गिद्धों को दिखा और आकर लिपट गए। ठीक है, तो दूसरे एनिमल्स को, मतलब डेड एनिमल्स को, एक 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 एनिमल होता है, एक क्रिएचर होता है, एक जीव होता है कि जीवित पशु को, जीवित जानवर को मार के खाएगा। जैसे शेर है, चीता है, तो वो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाएगा, वो हंट करेगा जीवित को और फिर वो उसको खाएगा। लेकिन गिद्धों का ऐसा नहीं है, गिद्धों को तो जो मिल जाए वो खा देंगे। यहाँ पर ये कुछ मरा पड़ा हुआ था, इसको खा दिया, लिपटे पड़े हैं। एक मीनिंग और निकल के आता है स्कैवेंज का। ठीक है, एक मीनिंग तो यही हो गया, और गिद्ध इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। टू फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड डिकेइंग एनिमल्स, वो एनिमल जो मर गए हो, सड़ने वाले हो, उनके फ्लैश को खाकर जो फीड करते हैं उनको कहा जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और स्कैवेंज क्या होगी? वर्ब होगी। स्कैवेंज का एक मतलब और होता है टू लुक फॉर, इसी से मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग है। टू लुक फॉर और गेट फूड फ्रॉम अदर पीपल्स रबिश, दूसरे लोगों के कचरे से निकाल कर जो फूड खाने की प्रोसेस है उसको भी क्या कहते हैं? स्कैवेंज कहते हैं। टू लुक फॉर और गेट फूड फ्रॉम अदर पीपल्स रबिश। जैसे आपने देखा होगा कुछ गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को इस तरह से कचरे से निकालकर उनको कुछ मिल जाए खाने पीने का। बच्चा ये भूखा था, इसको कुछ यहाँ पर मिला होगा, पड़ा होगा, इसने निकाल के खा लिया। और ये चाचा भी यहाँ पर बड़े से डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहे हैं खाने पीने का, कुछ मिल जाए तो ये क्या कर रहे हैं? स्कैवेंज कर रहे हैं। ये दूसरे लोगों का कचरा है, इसमें से कुछ ढूंढ के खाना, स्कैवेंज करना। और ये गिद्ध भी क्या कर रहा था? ये भी तो स्कैवेंज ही कर रहा था भाई। दूसरे लोगों, दूसरे जानवरों के लिए तो ये कचरा ही था, वो तो इस मरे हुए को खा नहीं सकते, गिद्ध खा सकते हैं। ये भी कोई हंट करके खा पी के चला गया होगा, जो बचा हुआ छोड़ गया उस पे ये गिद्ध लिपटे हुए हैं। इसको कहते हैं स्कैवेंज करना। दोनों ही मीनिंग में यूज कर सकता है, एनिमल्स के लिए भी, पर्सन के लिए भी। इनको कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजर। अब ये कुछ हो सकता है खाना ढूंढ रहे हो, इनको कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज मिल जाए, कुछ भी जिसको मार्केट में बेचा जा सके। हो सकता है खाना ना मिले तो कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिसको मार्केट में बेच के 100, 200, 50 रुपए आए और खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ मिल जाए। इनको हम बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। मैनुअल, जो हाथ का यूज करते हैं। फिर एक और मैं दिखा देता हूं, ये है। इनके ऊपर तो काफी जो है आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। कई बार ये कहा जाता है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। जब भी कोई पोर्ट होल, कोई गटर ब्लॉक हो जाता है, उसकी साफ सफाई करने के लिए किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को ही वहां पर भेजा जाता है। जैसे उस विशेष समुदाय के माथे पर डेस्टिनी ने लिख दिया हो कि इस विशेष समुदाय के लोग ही जाकर ये गटर साफ करेंगे। इस विशेष समुदाय के लोगों को ही वहां भेजा जाता है। इन जहरीली गैसों की वजह से कई हत्याएं भी हो चुकी हैं,
कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, काफी न्यूज़पेपर वगैरह में छपता रहता है। इनको भी मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरे लोगों की रबिश है, दूसरे लोगों का जो कचरा है फैलाया हुआ, उस पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके द्वारा इनको भोजन की प्राप्ति हो रही है। साफ सफाई करेंगे, मजदूरी मिलेगी, फिर उसके बाद जाके इनकी रोजी रोटी आएगी। तो इनको भी मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है। मतलब स्कैवेंजर वर्ड के यूसेज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह के वर्ड जो है आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलते होंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको अंदर डाला जाता है, अंदर जाते हैं, ये साफ सफाई करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करके फिर बाहर आते हैं। कई लोगों की हाल फिलहाल में मृत्यु हो चुकी है, न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ते होंगे। इसको बैन करने की बात की जा रही है। एक्चुअली में भारत अभी इतना विकसित नहीं है कि वहां पर इस तरह की आधुनिक मशीनें लगाई जाए हर जगह पर, हर छोटे बड़े शहरों में, जहां पर इस तरह की नाली को, कचरे को साफ करने के लिए मशीनें लगी हो और मशीनें साफ कर रही हो। लेबर इतना सस्ता है कि लोगों को ही घुसा दिया जाता है मरने के लिए। ठीक है, इंग्लिश पर वापस आते हैं। तो ये हो गया स्कैवेंजिंग। तो कहने की बात यह है कि बिफोर बिफोर द इमर्जेंस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स। ये जो हंटर गैदरर कल्चर नहीं था, इससे पहले जो अर्लियर ग्रुप्स थे वो डिपेंड थे स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स। रिमेन्स मतलब जो रह गया, बच गया, मतलब जो बाकी दूसरे जानवर हंट करते थे, बाकी जो बड़े जानवर थे वो हंट करते थे, प्रीडेटर्स हंट करते थे। पूरा सेंटेंस पढ़ लो जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है, स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स दैट प्रीडेटर्स लेफ्ट। और 202 का भी मैं बता देता हूं आपको, बिफोर, बियॉन्ड, बीनीथ, बिहाइंड। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एडवर्ब लगाना है आपको। बिफोर का मतलब होता है अर्लियर, अर्लियर देन द टाइम मेंशन। बियॉन्ड का मतलब होता है आउटसाइड द लिमिट। पूरा एक बार सेंटेंस फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। प्रीडेटर का क्या मतलब होता है, आउटसाइड द लिमिट। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक। चारों ही वर्ड प्रीपोजिशन भी हो जाते हैं, एडवर्ब भी हो जाते हैं। बीनीथ का मतलब होता है अंडर समथिंग। अगर कोई चीज किसी के नीचे रखी हुई है, बीनीथ है वो, अंडर समथिंग। क्या आना चाहिए यहाँ पर, देखिए प्रीडेटर्स का क्या मतलब होता है, लगाओ लगाओ दिमाग में, चारों का मीनिंग बता दिया। प्रीडेटर्स का क्या मतलब होता है, मीनिंग दिखा देता हूं मैं। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार के खाता है उसको प्रीडेटर्स कहते हैं। एन एनिमल दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। जैसे ये है चीता, ये क्या करता है, जहां पर भी इसको कोई दिखेगा बढ़िया एनिमल मारेगा, खाएगा, इसको कहा जाता है प्रीडेटर। वो सारे एनिमल। तो प्रीडेटर के दो मतलब निकल के आते हैं, एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। प्रीडेटर का मतलब वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को मार के खाए। इसके अलावा एक मीनिंग और आ जाएगा, अ पर्सन हु एक्सप्लॉइट्स अदर्स। ऐसा कोई पर्सन, इसी से मिलता जुलता मीनिंग है बट यूसेज थोड़ा सा अलग है वर्ड का। अ पर्सन हु एक्सप्लॉइट्स अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है किसी भी तरह से, उसको भी प्रीडेटर कहा जा सकता है मेटाफोरिकल सेंस में। और बाकी जो प्रीडेटर का बेसिक मीनिंग है वो तो ये है ही कि एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को हंट करके खाता है, उसको प्रीडेटर कहते हैं। अब यहां पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हंटर गैदरर कल्चर जब इमर्ज होने से पहले जो अर्लियर ग्रुप्स थे वो डिपेंड करते थे प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स, जो एनिमल रिमेन्स प्रीडेटर्स छोड़ देते थे, लेफ्ट बिहाइंड। प्रीडेटर्स आए, उन्होंने अपना हंट किया, जितना उनको खाना था खा लिया, बाकी वो छोड़ के चले गए। उसके बाद आ गए अर्लियर ग्रुप्स, जो रह गया उसको स्कैवेंज कर देते, प्रीडेटर्स की रबिश को, उनके बचे हुए
एनिमल रिमेन्स को वो स्कैवेंज करके उस पर फीड करते थे। तो इस तरह का जो है सेंटेंस का मीनिंग है। हालांकि मैं हिंदी का बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा मजेदार स्ट्रक्चर था तो मैंने समझा दिया। तो यहां पर आ जाएगा 202 का फोर्थ ऑप्शन, बिहाइंड। आगे देख लेते हैं। ये सारे प्रीडेटर्स है। एपेक्स का मतलब टॉप प्रीडेटर्स। देखिए, प्रीडेटर वर्ड का एक और यूसेज मैं आपको बता देता हूं। ये पर्सन क्या कर रहा है, इस लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कह देंगे सेक्सुअल प्रीडेटर। हाँ, ये यूसेज है। न्यूज़पेपर वगैरह में आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिलते होंगे। ठीक है, वो लड़की कोई काम करने आई है, एम्प्लॉय, और आया इधर उधर से और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, इसको कह देंगे सेक्सुअल प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब वो पर्सन जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, ये इमेज देखिए, यहाँ पर इस पर्सन ने इसको कोई ईमेल वगैरह सेंड किया और इसका कोई उस वजह से नुकसान हुआ, इसने ठग लिया, कोई फ्रॉड हुआ किसी तरह का जो है। अब इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऑनलाइन प्रीडेटर। तो यूसेज है एक वर्ड के, ऑनलाइन प्रीडेटर इसको कहा जा सकता है। इसी प्रकार से और कहीं भी इसका प्रीडेटर वर्ड का इस्तेमाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैसेज पर वापस आते हैं। ये लिखा हुआ है, बिकॉज हंटर गैदरर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, यूज्ड मोबिलिटी एज ए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। देखिए, यूज्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, कॉमा लगा के वो क्लोज तो अलग कर दी, और यहाँ पर कंजंक्शन लगाया हुआ है दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसके लिए, हंटर गैदरर्स के लिए कोई प्रोनाउन लगाना है, तो देम तो आएगा ही नहीं, देम तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता है, ही आ नहीं सकता। हंटर गैदरर्स तो प्लूरल सब्जेक्ट है, वी भी नहीं आ सकता, ये आएगा दे। वी फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हंटर गैदरर्स हमारे लिए थर्ड पर्सन है, जो भी इसको लिख रहा है, जो भी इसको बोल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे यूज्ड मोबिलिटी as a survival strategy. Because hunter-gatherers did not rely on agriculture, they used mobility as a survival strategy. Indeed, dear, भाई हमें डिटर्मिनर लगाना है लाइफ स्टाइल नाउन के लिए। लाइफ स्टाइल नाउन के लिए हमें डिटर्मिनर लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट था अगर दे, तो डिटर्मिनर हमारा दियर हो जाएगा। दियर्स तो प्रोनाउन होता है, इट्स का कोई और का कोई स्कोप नहीं। 204 का फर्स्ट। ठीक है, इंडीड देयर लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरिया ऑफ टाउन्स, वैलीज, लैंड, विलेजेस। देखिए, जिस समय की बात हो रही है, जिस हंटर गैदरर कल्चर की बात हो रही है, उस समय पे ना विलेजेस थे, उस समय पे ना टाउन्स थे। हाँ, वैलीज थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर वैलीज लगा देंगे तो ये हमारी जो बात है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित हो जाएगी, कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जैसे कि वो सिर्फ वैलीज के लिए वैलिड थी। क्या हिल्स पर वैसा नहीं था? क्या प्लेन्स में वैसा नहीं था? क्या समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में वैसा नहीं था? सभी जगह ऐसा था ना। तो यहाँ पर हम जनरल सेंस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वैलीज लिखकर हम सिर्फ वैली, एक स्पेसिफिक एरिया। वैली क्या होती है? ये हिल होती है, हिल के बीच का पार्ट जो है गहरा वाला होता है, इसको वैली कह देते हैं। तो ये वैली तक हम स्पेसिफिक कर देंगे इस इंफॉर्मेशन के स्कोप को, जैसे कि हंटर गैदरर सिर्फ वैलीज में ही रहते थे और कहीं पर वो नहीं थे। सभी जगह ऐसा, पूरी पृथ्वी पर जहां पर भी जीवन था, जहां पर भी लाइफ थी और जहां पर भी हंटर गैदरर थे, ऐसा ही था सभी जगह। तो यहाँ पर वैलीज नहीं, लैंड। ठीक है, indeed their lifestyle required access to large areas of land to find the food they needed for survival. ठीक है, उन्हें लार्ज एरिया ऑफ लैंड की जरूरत होती थी सर्वाइवल के लिए। जितनी ज्यादा उनके पास जमीन होगी, उतना ज्यादा वो उनको फूड वो अपने लिए ढूंढ पाएंगे। इस तरह का मीनिंग आपको दिया गया है।
तो क्लोज टेस्ट इसी तरह के होते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मीनिंग के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से कौन सा वाला वर्ड यहाँ पर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको आसानी से, तेजी से समझ में तभी आएगा जब आपने रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की हो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप किया हो। तो मेरा आपसे कहना यह है, मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप कोई भी किताब उठा लें जो आपकी मनपसंद हो। एनसीईआरटी उठा लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपकी जीके भी इम्प्रूव करेगी। न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ आता है इंग्लिश का तो वो भी अच्छी बात है, वो भी पढ़े। रोजाना आधे से 1 घंटा आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को यानी कि रीडिंग को दें। ठीक है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अगर किसी भी सेशन में, कहीं पर भी, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।